अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुमताज़ हाउस 10 मरले का ये घर, जिसके एक तरफ कमरे, आगे बरामदा और बड़ा सा सहन था और उस पर मुकम्मल तौर पे मुमताज़ बेगम की अजारादारी थी, जिसमें वो अपने 6 अदद बच्चों यानी 3 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहाइश पजीर थीं। बड़े 2 बेटे ब्याहे गए थे और बड़ी बेटी रूही को भी उन्होंने अपने बड़े बेटे के ससुराल में ही ब्याह दिया था। औलाद पे तो रौब था ही, अब उनका रौब अपनी दोनों बड़ी बहुओं पर भी खूब था। दोनों को ही दबा के रखा हुआ था, मिजाज की इस कदर सख्त कि बहुओं को अपनी आंख के इशारे पे रखा हुआ था। बहुओं में भी ज़्यादा शामत तो खैर सानिया की ही आती थी। मजाल थी जो दोनों बहुओं की किसी काम में कोई कोताही बर्दाश्त होती। वक्त पे नाश्ता, खाना और इस्त्रीशुदा कपड़े। मुमताज़ बेगम के अपने कवायद, अपने असूल और कानून थे, जो आते ही दोनों बहुओं आयमा और सानिया को असबर करवा दिए गए थे। लेकिन उनसे चूक तो तब हुई जब उनकी तीसरी बहू घर आई। मुमताज़ बेगम की इकलौती बहन की नाजों पली बेटी, जिसके साथ ट्रक भरकर जहेज भी आया। दोनों नंदों को सोने के सेट, मुमताज़ बेगम को जोड़ाओ कंगन और दोनों बड़ी भाभियों को हीरे के टॉप्स। उनका छोटा बेटा रोशान, जिसके साथ उन्होंने अपनी भांजी का रिश्ता जोड़ा था, साथ उसके लिए तोहफे में अमेरिका का वीज़ा आया था। हालांकि रोशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद यानी कि मोटी ताज़ी लड़की से कतन शादी नहीं करेगा, लेकिन मुमताज़ बेगम के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बढ़ी शिजा खालिस खुराकें खाकर जवान हुई है, यहाँ की लड़कियों जैसी नहीं जो मरियल हैं, माँ बाप घरों में खाने पीने को ही नहीं देते। ये साफ सानिया और आयमा भाभी की स्मार्टनेस पे चोट की थी उनकी सास ने। अम्मा, वो मुझसे 2 इंच लंबी भी है। रोशान ने एक और एतराज़ उठाया था, लेकिन मुमताज़ बेगम उसका एक भी एतराज़ खातिर में न लाई थी। और यूं मुमताज़ बेगम ने अपने बेटे के लाख एतराज़ात के बावजूद बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर शिजा से करवाई थी। सो अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे, चौंचले थे कि ख़त्म होने को ही ना आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का फैलावा समेट समेट के तंग आ चुकी थी। इस घर में तो लगता है बस एक मैं ही मेज़बान हूँ, बाकी तो सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह से काम कर करके उसकी कमर अकड़ गई, टांगें दुखने लग गईं। कभी ये तो कभी वो, फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे पे सजा के घूम रहा है। सानिया ने बा आवाज़ बुलंद बुड़बुड़ाते हुए अपनी बेटी फिजा के मुंह में फीडर ठोंसा। भाभी 1 कप चाय बना दे। टिक टिक, पहले तो दरवाज़ा बजा और फिर रोशान, जिसे सब प्यार से शानी कहते थे, अपना चेहरा अंदर करके फरमाइश करने लगा। बड़ी भाभी से कह दो, सानिया ने जान छुड़ाने को कहा। भाभी तो दुआ की मेडिसिन लेने गई हैं, फीवर हो रहा था ना उसे। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। लबों पे कई जुमले आते आते रुक गए। अंदर ही जलते जलते सानिया ने किचन का रुख किया। लाउंज में हनूज महफिल जमी हुई थी। अपनी 2 अदद बहनें तो नजर नहीं आती इन्हें। इस नाज़नीन के हाथों की मेहंदी तो ना जाने कब उतरेगी। नाज़नीन और रूबी, उसकी दोनों नंदे, इंतहाई कामचोर, काहिल और सुस्त वाक़ हुई थी। मैं चाय का ही कहने आई थी भाभी, साथ नगेट्स भी तल लें और आ जाए ना लाउंज में, ज़बरदस्त महफिल जमी हुई है। ये कह के रूबी तो गायब हो गई। लो जी, अब कहाँ का आराम। 2 की बजाय 10 कप चाय बनाकर वो लाउंज में आई। महफिल वाकई खूब अरूज पे थी। रोशान और शिजा के हनीमून पे जाने के प्रोग्राम्स फाइनल हो रहे थे और जब सानिया ने सुना कि नारान का आगान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, उसका तो दिमाग ही खोल उठा। उसे अपने अधूरे तशना ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार होते महसूस हुए। सानिया का अपना ताल्लुक भी एक भरे पूरे कुंबे से था। उसकी अपनी 3 बड़ी बहनें और 2 भाई भी थे। सानिया अलबत्ता सबसे छोटी थी। वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही पल बढ़ के बड़ी हुई थी। सानिया के अब्बू, चचा और ताया 3 भाई, जबकि उनकी सबसे छोटी एक ही बहन जो कि सानिया की फुफ्फो थी। इतना सा इनका कुंबा था।
तीनों भाई एक ही कोठी में शादियां करके अलग अलग पोर्शंस में रहाइश पजीर थे। फिर जैसे जैसे पैसा आता गया सब ने साथ साथ अपने अलग घर बना लिए। सानिया की अपने चचा ताया फुफ्फो सबके बच्चों से खूब बनती थी। उसे आज भी याद था जब बड़े ताया की बेटी महामापी ब्याह कर अपने ससुराल गई। महामापी की शादी अपनी खाला के बेटे से हुई थी। जब भी महामापी तायाबू के घर रहने आती सब कजन्स इकट्ठी होकर उनके पास बैठ जाती और उनसे मज़े मज़े के किस्से सुनती। महामापी शादी के बाद हनीमून के लिए अपने शौहर के साथ मलेशिया गई थी तो वापसी पर सबके लिए बेशकीमती तोहफ़े लेकर आई थी। तोहफ़े के साथ साथ बहुत खूबसूरत रंगारंग तस्वीर जिनमें महामापी और उनके शौहर अफान भाई बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। बाहों में बाहें डाले कभी किसी जगह खड़े तो कभी कहीं। वो सब कज़न्स जहाँ ये तस्वीर देख के खुश हुई थी वहीं कहीं ना कहीं उन सब ने अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ ऐसे ही हसीन ख्वाब बना लिए थे। फिर जैसे जैसे कज़न्स की शादियाँ होती गईं सबके पास सुनाने को मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ होते। जब शादीशुदा कज़न्स इकट्ठी होती किसी के पास शोहर के मोहब्बत भरे किस्से तो किसी के पास ससुराल की जुल्म की कहानियाँ होती। और सानिया सोचती जाने उसका शोहर कैसा होगा, उसका ससुराल कैसा होगा। सानिया के भी बड़े तमाम बहन भाई शादीशुदा थे। उसे याद था अम्मी अब्बू की तरफ से भाभीयों पे कोई सख्ती नहीं थी। भाई भाभियाँ जब जहाँ दिल चाहता छुट्टियाँ मनाने चले जाते। ना मेके जाने की पाबंदी, ना हनीमून, ना शॉपिंग पे किसी किस्म की रोक टोक। सानिया ने भी अपनी आंखों में कई हसीन ख्वाब सजा रखे थे जैसे कि हर लड़की शादी से पहले कई ख्वाब देखती है और ये कोई ऐसी नाजायज़ किस्म की ख्वाहिशात भी ना थी जो मुमकिन ना होती। और यूं बीएस फाइनल ईयर में सानिया के लिए आने वाला पहला रिश्ता ही शायान का था जो बड़ी भाभी के तवस्सुत से ही आया था। घर वालों ने भी थोड़ी छानबीन के बाद ये इल्म होने पर के शरीफ ख़ानदान और पढ़े लिखे बच्चे हैं ये रिश्ता कबूल कर लिया था। और यूं सानिया आंखों में कई ख्वाब सजाए और दिल में कई अंदेशे लिए मिसेस सानिया शायान बनकर जब पहली बार मुमताज़ हाउस आई थी तो बहुत डरी सहमी थी। और फिर वक्त ने जैसे उसके तमाम खौफ तमाम वाहमे सच साबित कर दिए थे क्योंकि मुमताज़ हाउस कोई घर नहीं था बल्कि ये एक औरत की सोच की अजारादारी थी जो हर किसी को अपनी उंगली के इशारे पे नचाना जानती थी। और यूं सानिया भी अपने शोहर को खुश रखने के लिए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचाने के लिए और सबसे बढ़कर अपनी सास की खुशनुदी के लिए उनके इशारों पे नाचने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन आज अपनी सास के दोहरे मयार और मुनाफिकानापन पर जैसे उसके तमाम ज़ख्म उधड़ गए थे और फिर से रसने लगे थे और किसी पे तो बस नहीं चलता था सो शायान के पीछे पड़ गई। कुछ सुना आपने, नारायण कागान की सैर का प्रोग्राम बन रहा है और हमारी दफ़ा तो अम्मी के हनीमून का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। क्या आप उनके इकलौते थे जिन्हें खूब पल्लू से बांध बांध के रखा कि कहीं बीवी के हाथे ना चढ़ जाए, रन मुरीद ना बन जाए। ये सारी पाबंदियाँ तमाम असूल कायदे हमारे लिए, बाकी तो अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी उसको कि शादी के बाद शोहर के साथ पहाड़ों की सैर करे, बर्फ़बारी का मौसम एंजॉय करे और खूबसूरत नज़ारों को करीब से देखे। लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो इन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं देंगी और ये कोई हनीमून मजहबी त्यौहार भी नहीं है कि इसे ज़रूर ही मनाया जाए। 75,000 तरह के और भी एतराज़ात उन्होंने किए थे जिन्होंने सानिया का दिल जला के ही तो रख दिया था। और चलो वो भूल जाती, अब तो उसे इतना याद भी नहीं रहा था। लेकिन आज तो एकदम से सारे ज़ख्म हरे हो गए जब अपनी भांजी को खुली इजाज़त मिल गई। अमेरिकन प्लस जो थी, अब बहू जो जीन्स टॉप में घूम रही है तो अब्बू के ख़ानदानी वकार पे कोई हर्फ भी नहीं आ रहा। सानिया का दिल सोच सोच के जल रहा था। उसने शादी के बाद एक रोज़ चूड़ीदार पजामा पहन लिया तो कह दिया, हमारे घरानों में औरतें ऐसे लिबास नहीं पहनती। आज तो सानिया का एक एक ज़ख्म उधड़ रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। उसे तो शादी के एक हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, असूल कायदे लिखा पढ़ा दिए गए थे और फिर उसे बड़ी भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। आयमा भाभी जो थी अल्लाह मियाँ की गाय, मजाल है जो पेशानी पे बल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाए। इस
इसकी भी एक वजह थी कि मुमताज़ बेगम की बड़ी बेटी रूही आयमा भाभी के भाई से ब्याही गई थी। यूँ एक तरह से वट्टे सट्टे का रिश्ता था और दोनों ही अपने अपने घरों में अपने भरम कायम किए हुए बैठी थीं। सास भी आयमा भाभी पे नजर इल्तफात यूं ज्यादा रखती कि दूसरी तरफ मामला अपनी बेटी के घर का था। सानिया को याद था आज भी कि शादी के इब्तदाई दिनों में वो कितनी खुश थी कि चलो यहाँ खाना डाइनिंग टेबल पे लगता है, 2-3 डिशेस बनती हैं, मीठे में भी ज़रूर एक डिश होती है, और बाद में जब ये मुशक्क़त तलब काम खुद उसे करना पड़े तो उसे जी भर के कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई नई दुल्हन है तो शायद उसके एजाज़ में ये सब एहतमाम किया जाता है, लेकिन खाने की मेज़ पे 2 अफराद क्यों ना हो, डिश में चावल, डोंगों में सालन, सैलेड, रायता और मीठे का डोंगा, कटोरियाँ अलग, इतने बर्तन देखकर उसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी। मुमताज़ बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी भी उसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अय्याशी ख़त्म। फिर बड़ी नन ने पूछ लिया, सलाई आती है सानिया? उसने झट नफ़ी में गर्दन हिलाई कि आ बैल मुझे मार वाला मामला ना बन जाए। लेकिन मैंने तो सुना है तुमने कोर्स कर रखा है स्टिचिंग का। हाँ किया था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की ना तो भूल गई। लेकिन रूही बाजी ने भी उसकी जान ना छोड़ी और अपने कपड़े सीने की जिम्मेदारी भी सानिया के सर डाल दी। तो इसमें क्या मुश्किल है, मेरे कपड़ों वगैरह पे प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज़ 2 शॉपर भिजवा भी दिए और यूं घर के कामों के साथ साथ सलाई की इजाफी जिम्मेदारी भी उस पर डाल दी गई। और अब शिजा को देख के वो खुश होती कि चलो 4 दिन कर ले ऐश, फिर दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसी के ज़िम्मे लगाऊंगी। मगर वो तो ना सिर्फ अम्मा की भांजी थी बल्कि अमेरिकन पायलट भी थी। सो हनीमून से वापस आकर भी उसके हाथों पे मेहंदी लगी रही, ना उससे मीठा चुनवाई की रस्म हुई, ना ही किसी काम को हाथ लगवाया और ना ही उस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर उसका भरम बनाए रखा। मेहमान वापस चले गए। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलके निपटा लेती थी, लेकिन उसने सास को हमेशा भाभी की तरफदारी करते ही देखा था। हर आए गए के सामने उनकी तारीफों के पुल बांधे जाते। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी उनके साथ जाती। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांडेड और बुटीक से लिए जाते और सानिया को आम बाजार से ला दिए जाते कि भाभी का मियाँ यूनान में सेट था और ज़्यादा कमाता था। फिर रोशान भी अमेरिका चला गया और घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे कि घर में तीनों भाइयों ने इतने इतने पैसे हर माह देने हैं। अब सास की नाइंसाफियाँ खुलने लगी थी। शायान यानी सानिया का शोहर भी सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो खुद यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने रोशान से बात की तो उसने अपने रोने शुरू कर दिए थे। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो अमेरिका में सेट होते ही बड़े भाई को बुला लेगा, लेकिन लगता था उसका अगले 10 साल भी सेट होने का इम्कान नहीं, क्योंकि वो अभी खुद अपने ससुर के ज़ेरे कफालत था। शायान ने फिर अपने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया, कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया। यूँ वो दुबई चला गया। भाइयों और माँ से उसका दिल बहुत बदजन हुआ। यूनान से 7 साल उसने कमा कर घर भेजा था, जो मुमताज़ बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भर कर जहेज दिया, फिर अपने जोड़े जेवर और खाने पीने की अय्याशियों में उड़ा दिया। शायान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब उसने घर पैसे ना भिजवाए तो एक नया महाज खुल गया। काम वाली जाने खुद छोड़ गई या मुमताज़ बेगम ने ही उसे आने से मना कर दिया। शिजा के घर आने वाली पहली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे इस घर में पहला बच्चा आने वाला हो। उसको तो सास ने हथेली का छाला बना के रखा हुआ था, लेकिन हर काम के लिए सानिया को ही आवाज़ लगती थी। जब भी काम का वक्त होता भाभी बेवजह अपना फैलावा फैला के बैठ जाती थी, कभी अलमारी सेट करने लग जाती या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती या फिर मोहल्ले के दौरे पे निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर सानिया कमरे में जाने का सोच रही थी जब शिजा की आमद हुई। भाभी मुझे मैंगो शेक ही बना दे, खाना तो मुझसे खाया नहीं जा रहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगोस मौजूद है और ब्लेंडर वो पड़ा है, सानिया कह के किचन से निकल आई थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। चलो सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए? वो भी घर की बहू है, उसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए। उस पे ये वक्त अकेली पे नहीं आया, हम सब ने भी ये वक्त गुजारा है। वो जलते कुड़ते सोच रही थी।
پر کون سی ذمہ داریاں؟ ممتاز بیگم نے تو شیزا پہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں تھی، تو کیا وہی بیوقوف ہے پورے گھر میں؟ اسے خود پہ حیرت ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز سے وہ بھی آرام سے دیر تک سوئی تھی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے تمام افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے شیزا کے۔ وہ شاید ثانیہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ثانیہ نے بھی اپنا اور فضا کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے تھے، اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ظاہر ہے سب لوگ محسوس بھی کر رہے تھے اور برا بھی منا رہے ہوں گے، لیکن کیا کہہ سکتے تھے؟ یوں تو گھر میں جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں بولا اس بات پر، کیونکہ جب ماسی نکالی تو ممتاز بیگم نے کہا تھا سب اپنا اپنا کام خود کریں۔ ثانیہ کی بھی دعائیں جیسے قبول ہو گئی تھیں۔ اس کے دن پھرنے والے تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ممتاز بیگم نے خوب واویلا مچایا، پر ان کی ایک نہ چلی۔ شیزا کی زندگی کے بھی سنہرے دن اب ممتاز بیگم کو بوجھ لگنے لگے۔ بڑی بھابھی اپنے موڈ کی تھی۔ ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب ممتاز بیگم کے سر آ گئی۔ شیزا کوئی کام کرتی نہ تھی، نہ اسے عادت تھی۔ گھر ہر وقت گندا رہنے لگا۔ نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گئے۔ آخر ان کی خدمت کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی نہیں اب۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں ممتاز بیگم الجھ گئیں۔ اب انہیں رہ رہ کے ثانیہ یاد آ رہی تھی۔ اس کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ نہ کی۔ ثانیہ کے شوہر نہیں، اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کی، لیکن ثانیہ نے انہیں آج تک نہیں جتایا تھا۔ بیٹا بے روزگار کیا ہوا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سگے بیٹے سے آنکھیں ماتھے پہ رکھ کے اس کی بیوی کو گھر کی کام والی بنا لیا، گویا وہ ہمیشہ سے جیسے یہاں مفت روٹیاں توڑتا آیا ہو۔ ثانیہ کی قدر ممتاز بیگم کو بہت دیر سے آئے۔ دوسری طرف ثانیہ کی یہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ثانیہ نے دونوں بیٹیوں کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی مل کے کمانے لگے۔ بعض اوقات تو ثانیہ کو سوچ کر خود یقین نہ آتا کہ ممتاز ہاؤس میں اس نے زندگی کا کتنا مشکل وقت کاٹ لیا۔ اس کی ساس نے شایان کی ماں ہونے کا تاوان اس سے وصول کیا تھا، اور اس سے وہ کام بھی لیے تھے جو کوئی اپنے ملازموں سے بھی نہیں لیتا۔ گھر کا سارا بوجھ اس کے ناتماں کندھوں پہ ڈال دیا تھا۔ اور کتنی ظالم تھیں وہ کہ ان کے یہ معیار اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے نہیں تھے، اور اپنی لاڈلی امریکہ پلٹ بہو کے لیے بھی ایسے نہیں تھے۔ جو بوجھ تھا وہ انہوں نے ثانیہ پر ڈالا، کیونکہ ثانیہ کے پیچھے اتنے مضبوط ہاتھ نہیں تھے۔ اس کا باپ امریکن نیشنلٹی ہولڈر نہیں تھا، یا پھر ثانیہ کی تربیت میں جو بڑوں کا ادب، رکھ رکھاؤ اور گھرداری کا عنصر اس کے بڑوں نے ڈالا تھا، اس کے باعث ہی ثانیہ اس چکی میں پستی چلی آئی تھی۔ بہرحال ثانیہ اور اس کی ساس کی یہ کہانی کوئی نئی نہیں، ہر گھر کی کہانی ہے کہ جہاں ایک ساس بہو پر صرف یہی سوچ سوچ کے ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے کہ اس نے اس لڑکی پہ احسان کیا اپنے ہیرے بیٹے کے لیے اس کا انتخاب کر کے، لیکن یقین مانیے اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں بلکہ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو ظلم ممتاز بیگم نے ثانیہ پہ ڈھائے، اس دنیا میں ہی ان کی جواب دہی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اب وہی مظالم ان کی امریکہ پلٹ بہو ان پہ ڈھا رہی تھی، اور آج اس عمر میں بھی ممتاز بیگم پھر سے چاقو چوبند لڑکیوں کی طرح پورے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ ایک طرف جہاں ثانیہ کو اپنی نیک نیتی اور صبر کا پھل ملا تھا، تو ممتاز بیگم کو اپنی بدنیتی کی سزا۔ جبکہ ممتاز بیگم بس آہیں بھرتی رہ گئیں کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہ کی، تو آج خود بھی مٹی میں رل کے رہ گئیں۔